Hello, Prishisho. Good evening. How are you? I hope you will be fine and okay. I am also fine and okay. I welcome you in SSP Academy. आज मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इंडिगो लेशन की स्टोरी बताएंगे। इस इंडिगो लेशन में किस तरीके से गांधी जी ने भारतीय किसानों को उनकी मुश्किलों से निजात दिलाई, कैसे उनको छुटकारा दिलाया अंग्रेजों के हाथों से, इस कहानी को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये इंडिगो लेशन जो आपका है, इंडिगो लेशन के जो राइटर हैं लुईस फिशर साहब। लुईस फिशर साहब ने एक किताब लिखी थी। वो किताब आपका है, यहां लिखा गया है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो किताब लुईस फिशर साहब ने लिखा, उसी का अंश, उसी का पार्ट ये इंडिगो है। तो आपको ध्यान देना है इसमें कि जब 1942 में द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो पुस्तक लिखी गई है लुईस फिशर साहब के द्वारा, उसी किताब का ये अंश है इंडिगो। तो 1942 में लुईस फिशर साहब महात्मा गांधी से मुलाकात करते हैं और मुलाकात के दौरान वो पूछ बैठते हैं लुईस फिशर साहब कि महात्मा गांधी जी, आप एक बात बता दीजिए, कब आपने कहा था अंग्रेजों को कि भारत छोड़ दो? गांधी जी ने बताया लुईस फिशर साहब को कि यह मैंने 1917 में डिसाइड कर लिया था कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने के लिए कह दूंगा। ये चीज डिसाइड कर लिया 1917 में। और फिर गांधी जी ने लुईस फिशर साहब को बताया कि देखिए इसका बेस कहां से तैयार हुआ था। तो बेस तैयार हुआ था 1916 में। 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का एनुअल कन्वेंशन, जिसको वार्षिक अधिवेशन कहते हैं, वो शुरू हुआ था लखनऊ में। और लखनऊ में गांधी जी जब गए थे तो वहीं पर उन्होंने बताया लुईस फिशर साहब को कि वहां मुझसे मुलाकात हुई थी एक किसान से, शेरक्रॉपर से। उसका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला से जब गांधी जी की मुलाकात हुई तो राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया कि प्लीज कम टू चंपारण, कृपया आप मेरे साथ चंपारण चलिए, वहां पर किसानों की स्थिति बहुत ही खराब है। अंग्रेजों ने जो किसान हैं उनकी हालत बहुत ही खराब कर दिया है, तो उससे निजात दिलाने के लिए आपको चंपारण चलना होगा। राजकुमार शुक्ला बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं था, इलिटरेट टाइप का एक तरीके से था, लेकिन था बड़ा ही जिद्दी, फार्म डिटर्मिनेशन माइंड, रिसोल्यूट था एकदम। तो गांधी जी से जब उसने बात कही कि चंपारण में किसानों के साथ शेरक्रॉपर जो हैं उनके साथ बड़ी ही खराब स्थिति है, अंग्रेज बहुत ही जुल्म कर रहे हैं और उसको सॉल्व करने के लिए आपको चलना होगा। तो गांधी जी कहते हैं कि देखो मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे कानपुर जाना है, अन्य जगहों पे मैंने अपॉइंटमेंट दे रखा है, तो मेरे पास टाइम नहीं है। और गांधी जी वहां से उसके बाद गुजरात निकल जाते हैं, गुजरात जहां पे उनका आश्रम है। ये किसान क्योंकि बड़ा जिद्दी था, इसको किसी ने कह दिया था कि गांधी जी से बात करो, गांधी जी जरूर मामले को सॉल्व करेंगे। इसको राजकुमार शुक्ला को एक बात समझ में आ गई कि गांधी जी को अगर मैं फॉलो करता हूं, इनके पीछे पड़ता हूं, तो ये जरूर ही हमारी समस्या का समाधान करेंगे। ये फॉलो करता है, पीछा करता है, गुजरात निकल जाता है, आश्रम पहुंच जाता है उनके। कई दिनों तक वहां आश्रम में रहा। गांधी जी इसके डेडिकेशन को देख करके, इसकी निष्ठा को देख करके एक तरह से पिघल गए। और राजकुमार शुक्ला ने कहा गांधी जी से कि कृपया आप एक फिक्स डेट बता दीजिए कि किस तारीख को आप चलेंगे चंपारण। गांधी जी एक तरह से एकदम कहा जाता है कि मोल्ड हो गए थे, मोहित हो गए थे इस राजकुमार शुक्ला के ऊपर। उन्होंने कहा ठीक है, सच सच डेट को, फला फला डेट को मैं कोलकाता चलता हूं और कोलकाता जाऊंगा तो वहां से तुम मुझे रिसीव करना, वहां से हम चलेंगे चंपारण। अब राजकुमार शुक्ला चांस पा गया, उसके समझ में आ गया कि व्हाट ए चांस, अगर ये चांस मैं भुना लेता हूं तो शायद किसानों की समस्या का सॉल्व हो जाएगा। गांधी जी के पहुंचने से पहले ये राजकुमार शुक्ला वहां पहुंच जाता है और जब गांधी जी का कार्यक्रम शुरू होता है तो उसमें पहले पंक्ति में सबसे आगे राजकुमार शुक्ला पालथी मार के बैठा हुआ था। गांधी जी की निगाह पड़ती है, देखते हैं, कहते हैं कि आ गया, जिद्दी है, लेके चलेगा। गांधी जी वहां पे अपने कार्यक्रम को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं और उसके बाद पटना से ट्रेन पकड़ते हैं चंपारण के लिए। और जब वो चलते हैं वहां पर, तो जब वहां पहुंचते हैं
चंपारण में, तो सबसे पहले महात्मा गांधी के दिमाग में एक बात चल रही थी कि किसी भी चीज को समझना अगर है तो उसका प्रूफ चाहिए। तो क्योंकि महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत ही मशहूर उस समय के लायर थे, और वैसे भी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में आकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए और भारत के भी राष्ट्रपति वो चुने गए। तो एक तो पार्टी के वो अध्यक्ष चुने गए और भारत के प्रेसिडेंट भी चुने गए बाद में आकर के। तो उनके यहाँ महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ला को लेकर पहुंचते हैं, और जब वहां पे पहुंचते हैं तो वहां का दृश्य आपको बहुत ही याद रखने वाली बात है। बड़ा ही जबरदस्त इंसिडेंट वहां पे होता है। क्या, जब महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ला वहां पहुंचते हैं तो दुर्भाग्य देखिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां थे ही नहीं, घर पे नहीं थे, वो घर से बाहर थे, उस समय किसी काम से निकले हुए थे। और उसी समय देश का इतना बड़ा लीडर राजकुमार शुक्ला एक आम किसान के साथ पहुंचते हैं वहां पर। और जब वहां पहुंचते हैं, पूछते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नौकरों से कि कहाँ है, तो लोग कहते हैं कि बाहर हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे, क्योंकि राजकुमार शुक्ला प्रायः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ जाया करता था और इसको पहचाने हुए थे। और नौकर समझ गया कि फिर आ गया हमारे मालिक को तंग करने के लिए लेकर के किसी और किसान को, और उन्होंने कहा चलो नहीं है, बाहर जाओ, बैठो, आएंगे तो मुलाकात करना। अब गांधी जी और राजकुमार शुक्ला बाहर जमीन पर बैठ गए और इंतजार करने लगे। और इंतजार करते करते इनको प्यास लगती है महात्मा गांधी को। और जब महात्मा गांधी को प्यास लगती है तो वहां पर कुआं था, उस कुएं से पानी जब लेने के लिए जाते हैं तो सर्वेंट रोक देता है। क्यों? इसलिए रोक देता है कि कहीं इनकी बाल्टी का 2-4 बूंद इस कुएं में गिर गया तो पानी दूषित हो जाएगा। देख लीजिए, अनटचेबिलिटी वहां थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर अनटचेबिलिटी थी और महात्मा गांधी को पानी पीने नहीं दिया गया। और जब पानी पीने नहीं दिया गया, बाध्य होकर के महात्मा गांधी वहां से वापस आए। पानी पिलाया गया कि नहीं पिलाया गया इसका जिक्र इस लेसन में तो नहीं किया गया, लेकिन अनटचेबिलिटी की वजह से, क्योंकि राजकुमार शुक्ला को जो समझ बैठे थे राजकुमार शुक्ला को कि आम किसान है, ठीक है, अछूत है एक तरीके से, उसको पानी नहीं पीने दिया, तो इसका मतलब है कि ये जो आया हुआ बंदा है इसके साथ महात्मा गांधी, वो भी शायद अनटचेबिलिटी से बिलोंग करता है, अनटचेबल है। इस वजह से वहां के नौकरों ने पानी पीने नहीं दिया। महात्मा गांधी वहां से फिर निकलते हैं और कहते हैं आगे कदम बढ़ाते हैं। तो महात्मा गांधी वहां से निश्चय करते हैं कि अब हम मुजफ्फरपुर चलेंगे। ये जो मुजफ्फरपुर है ये चंपारण के ही मार्ग में पड़ता है। तो महात्मा गांधी ने चंपारण के रास्ते जब वो निकल रहे थे तो सबसे पहले वो मुजफ्फरपुर पहुंचना चाहा। तो मुजफ्फरपुर जब वो के लिए जब रवाना हुए हैं, उससे पहले महात्मा गांधी ने एक टेलीग्राम किया था। किसको किया था? ये आपका नाम दिया गया प्रोफेसर JB कृपलानी। ये आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे, यानी कला संकाय के एक प्रोफेसर थे। तो अब आपको एक बात समझनी होगी यहाँ पे कि JB कृपलानी से महात्मा गांधी की मुलाकात कैसे हुई थी। तो क्योंकि महात्मा गांधी कोलकाता गए हुए थे, कोलकाता में रविन्द्रनाथ टैगोर जो हमारे देश के लिए उन्होंने साहित्य में नोबेल प्राइज जीता है, उनका एक बहुत ही खूबसूरत स्कूल है शांति निकेतन। वही शांति निकेतन पर JB कृपलानी से मुलाकात हुई थी और वहीं से महात्मा गांधी से परिचय हुआ था। तो जब टेलीग्राम करते हैं कि हम मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, तो ये बात आप याद रखिएगा, ये आपका जो तारीख है 15 अप्रैल 1917 की बात है। महात्मा गांधी जब टेलीग्राम करते हैं JB कृपलानी को, तो JB कृपलानी एकदम मुस्तैद हुए, भाई इंडिया के इतना एक बड़ा लीडर आ रहा है तो उसकी वेलकम के लिए अपने विद्यार्थियों को लेते हैं और फिर स्टेशन पर पहुंचते हैं आधी रात को। वहां पहुंचते हैं, उसके बाद वहां से निकलते हैं। अब देखिए अंग्रेजी हुकूमत चल रही है और अंग्रेजी शासन में कोई भारतीय किसी उस व्यक्ति की सहायता करे जो देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहा हो, तो अंग्रेजों के लिए ठीक नहीं था। वो आदमी जिसके जो मदद करेगा वो मारा जाएगा। अब देखिए इसमें बच्चे बहुत ही गलतफहमी में फंस जाते हैं कि JB कृपलानी गए थे स्वागत करने के लिए, स्टेशन पर रिसीव करने के लिए, लेकिन
महात्मा गांधी ने 2 दिन जो गुजारे हैं वहां पर, वो प्रोफेसर मलकानी के घर, एक सरकारी स्कूल में टीचर थे, इनके घर उन्होंने 2 दिन गुजारा है। और एक बात उन्होंने कहा कि बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये मैटर था कि कोई भारतीय अगर उस व्यक्ति को पनाह दे देता है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है तो अंग्रेज उसको छोड़ते नहीं थे। तो मलकानी साहब एक तरह से बहुत ही बहादुरी के साथ काम किया। इन्होंने कृपलानी साहब ने स्टेशन पर रिसीव किया है और जो रात गुजारा है मलकानी के घर गुजारा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि मलकानी और कृपलानी में अंतर समझिएगा। कृपलानी आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर रहे और स्टेशन पर रिसीव किया है और मलकानी साहब के घर वो रुके हैं। और जब रुके हैं तो ये बात याद रखिएगा कि बहुत ही बहादुरी का काम मलकानी साहब ने किया है कि एक भारतीय को जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है उसको अपने घर पे ठिकाना दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उस समय कोई भी ठिकाना देने से डरता था क्योंकि अंग्रेज उसको छोड़ते नहीं थे। इसके बाद आगे जब कहानी बढ़ती है आपकी तो एक चीज यहाँ पर और समझ में आएगा कि अभी धीरे धीरे ये जो किसानों का संघर्ष था, जो शेयर क्रॉपर के लिए वो संघर्ष कर रहे थे, ये बात वहां पर धीरे 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 फैलने लगी कि कोई महात्मा आया है, कोई बहुत बड़ा लीडर आया है और हम लोगों की मदद करना चाहता है। यानी उन किसानों की जो शेयर क्रॉपर थे उनकी मदद करना चाहता है। अब किसान भी महात्मा गांधी को देखने के लिए उतारू हो गए। और यहां पर एक चीज बताई गई है आपको कि अभी जो मुजफ्फरपुर जब ये पहुंचे हैं तो यहां पर बताया गया कि तमाम किसान एकदम कोई पैदल, कोई सवारी से, कोई ऐसे किसी भी साधन से लोग एकदम भीड़ मचा ली। अब वहां पर गांधी जी ने पता लगाने की कोशिश किया कि आखिर वजह क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द फार्मर्स इन चंपारण। तो सबसे बेहतर नॉलेज लेने के लिए महात्मा गांधी ने वकीलों से समझना चाहा। तो मुजफ्फरपुर के जो भी वकील रहे उन्होंने महात्मा गांधी को सारी बात बताई कि किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, किस वजह से हमारे भारतीय किसान फंसे हुए हैं। लेकिन एक बात महात्मा गांधी को हम पता चली कि ये जो भारतीय लॉयर थे, वकील थे, ये किसानों के केस को कोर्ट में लड़ रहे थे। और इस लॉयर ने एक और बात बताई कि हम लोग मोटी रकम लेते हैं, बिग फीस लेते हैं इसके लिए। इतना जब जानकारी होता है महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी सीधे मना करते हैं वकीलों को, कहते नहीं अब इन किसानों का मैटर कोर्ट में नहीं जाएगा। और ये क्वेश्चन आता, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स। वकीलों को फटकार लगाइए वहां पर मोटी फीस लेने के लिए। एक तो अंग्रेज उनके ऊपर जुल्म ढहा रहे हैं और उनके ही केस को लड़ने के लिए आप भारतीय लॉयर हो करके उनसे मोटी फीस ले रहे हैं। गांधी जी ने साफ मना कर दिया, कहा नहीं अब कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कोर्ट में सारी जो जज हैं, वकील वहां पर जो भी हैं सब अंग्रेज हैं। तो अंग्रेजों के हाथों भारतीय किसानों का उद्धार होने वाला नहीं है। इस बात को महात्मा गांधी समझ गए थे। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि वहां अब हमें नहीं जाना है। लेकिन एक बात गांधी जी ये जानते थे कि अगर इन किसानों की लड़ाई लड़नी है, इन किसानों को जिताना है, तो सबसे बड़ा एक काम करना होगा, इन किसानों के अंदर से डर निकालना होगा। क्योंकि जब तक इन किसानों के अंदर से डर नहीं निकलेगा तब तक ये अपनी जंग नहीं जीत पाएंगे। इस बात को महात्मा गांधी समझ गए थे। और वैसे भी सत्य है कि अगर किसी जंग को लड़नी है तो सबसे पहले आपको निडर होना पड़ेगा। क्योंकि निडर रहेंगे आप तो आपके अंदर एक जज्बा, एक शान रहेगा और तभी आप अपनी जंग को जीत सकते हैं। इस नस को महात्मा गांधी पकड़ लिए क्योंकि बड़े लीडर थे, वो भी एक लायर रहे हैं, हर चीज को समझते थे महात्मा गांधी। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। तो अब यहां पर समस्या क्या हुआ, मूल समस्या जानने की कोशिश करिए। मूल समस्या थी क्या कि ये जो अंग्रेज थे, अब यहां पे प्रॉब्लम समझिए, किसानों की प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे, यानी जो अंग्रेज जमींदार थे, उन्होंने चंपारण के किसानों को 15% पर, यानी 3/20, 15% पर खेती करने के लिए दिया था। और ये 15% पर जो खेती करने के लिए दिया था एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, एक शर्तनामा के तहत दिया था। और किसान क्या करते थे कि उस पर खेती करते थे। और खेती जब करते थे तो जो फसल पैदा होता था
वो फसल एक रेंट के रूप में, किराए के रूप में अंग्रेज ले लेते थे। और यहां सबसे बड़ी समस्या देखिए, अंग्रेजों का एक चाल क्या था कि ये इतनी जो इंडिगो की खेती पैदा हो रही है, जो जो फसल उग रहा है, उस फसल को विदेशी मार्केट में ले जाके बेच करके बड़ा प्रॉफिट कमाते थे। जबकि हमारे किसान जो थे, ये जो शेयर क्रॉपर थे बेचारे, इनके इससे बहुत कुछ आता ही नहीं था। अच्छा, अब समस्या कहां बची? अब खेती तो हो रही थी, अभी तक तो ठीक ठाक था, थोड़ा बहुत चल रहा था, हालांकि किसानों की मजबूरी थी, लेकिन फिर भी खेती हो रही थी। लेकिन जब इन अंग्रेजों को पता चला कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो पैदा किया जा रहा है, यानी मशीन के द्वारा, टेक्नोलॉजी के थ्रू नील को तैयार किया जा रहा है, तो जब मशीन से तैयार होने लगा तो अब खेती करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनकी फसल को कौन खरीदेगा। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अब हमारी इंडिगो की फसल को कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो प्लांट लगाए गए हैं, अब मार्केट में दाम मिलेगा नहीं। तब इन्होंने कहा कि 15% पर जो खेती की जा रही है, ये 15% पर खेती करना उन्होंने ब्लॉक कर दिया, कहा खेती नहीं होगी। अब जब खेती नहीं होगी, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, अब खेती नहीं होगी तो कहने का मतलब जो शर्तनामा किया गया था, अब शर्तनामा के तहत कंपेंसेशन मांगने लगे अंग्रेज, क्षतिपूर्ति मांगने लगे कि इस 15% पर खेती को ब्लॉक करने के लिए तुम लोग मुआवजा दो। अब किसानों के ऊपर थोप दिए, उल्टा कहानी हो गई। अरे भाई, हम खेती भी कर रहे हैं, हम फसल भी उगा रहे हैं, आप बंद भी कर रहे हो तो हमसे भी कंपेंसेशन ले रहे हो, हमसे क्षतिपूर्ति ले रहे हो। ये बड़ी जटिल समस्या थी। अब किसान कहां से देंगे? कुछ किसान तो अनपढ़ थे, जो उन्होंने साइन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया, और कुछ जानकार जो थे उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। लेकिन अंग्रेज भी ठग का सहारा लिए, ठगों का। तो ये सिलसिला चलता रहा। इस बात को महात्मा गांधी बड़ी गहराई से समझ गए, इस बात को। तब गांधी जी ने वहां पर निश्चय किया है कि अब ये लड़ाई जो है, ये हम आगे बढ़ेंगे। तो अब ये जो लड़ाई लड़ने के लिए हमें यहाँ के अंग्रेजों के अधिकारियों, जो अंग्रेज के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, उन अधिकारियों से हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि 15% पर जो खेती आप करा रहे थे, और आपने इंडिगो, जो क्योंकि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो आ रहा है वहां से, अब मार्केट में अब इंडिगो के क्रॉप की दाम गिर गई, तो अंग्रेज खेती नहीं करा रहे हैं, तो फिर उसको बंद करने के लिए मुआवजा मांग रहे हैं। ये सबसे जटिल समस्या थी। ये समझ लीजिए कि राजकुमार शुक्ला जो उसी में से एक था, इन शेयर क्रॉपर की जिंदगी नरक हो गई थी एक तरीके से। अंग्रेजी सरकार में इतना जुल्म हो रहा था किसानों के ऊपर। अब महात्मा गांधी समझ गए कि अब किसी अधिकारियों से बात करना होगा, अंग्रेज अधिकारी से। तो सबसे पहले जो अधिकारी के पास वो गए हैं, वो बताया गया यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, जो लैंडलॉर्ड्स के एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी था, उस अधिकारी के पास गए हैं महात्मा गांधी बात करने के लिए कि ये जो इंडिगो के ऊपर किसानों की जो समस्या है, किसानों की जो प्रॉब्लम है, ये क्यों है। तो वो जो सेक्रेटरी था लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन का, याद रखिएगा, वो जवाब क्या देता है कि यू आर आउटसाइडर, आई कैन नॉट गिव यू एनी इंफॉर्मेशन, मैं आपको कोई भी सूचना नहीं दे सकता। गांधी जी ने कहा आई एम इंडियन, आई एम नॉट आउटसाइडर, लेकिन वो बात नहीं माना, क्योंकि कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, उनकी सरकार थी, दबंग गई। अब गांधी जी समझ गए कि ये तो नहीं सुनेगा। इसके बाद गांधी जी डिसाइड करते हैं कि अब भी मैं मानूंगा नहीं, मैं आगे चलूंगा। और आगे बढ़ते हैं, वहां का जो कमिश्नर, तिरहुट डिवीजन का जो कमिश्नर था, उस कमिश्नर के पास पहुंचते हैं। एक कमिश्नर तिरहुट का जो तिरहुट डिवीजन, याद रखिएगा, का कमिश्नर था। इस कमिश्नर के पास पहुंचते तो हद हो गई, ये तो और खुराफाती निकला। इसने तो बुल्ली से पेश आया, गुंडई करने लगा, कहा भाग जाओ यहां से, चलो हटो। अब गांधी जी समझ गए कि मुझे या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं इंडिया का एक इतना बड़ा लीडर होकर के मेरे साथ अगर अंग्रेजी इस तरीके से कर रहे हैं, तो इन आम किसानों के साथ क्या करते होंगे। इस बात को गांधी जी, इस नस को समझ गए, इस कंसेप्ट को, इस सब्जेक्ट को समझ गए कि प्रॉब्लम क्या है। वैसे अंग्रेज जुल्म तो कर ही रहे थे, इसमें कोई दो राय तो था नहीं। इसके बाद गांधी जी डिसाइड करते हैं वहां पर, और कहते हैं
कहते हैं कि अब तो मैं सोचा था कि यहाँ पर 2-4 दिन में सॉल्व करके चला जाऊंगा, लेकिन ये सॉल्व होता नजर नहीं आ रहा, मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी क्या करते हैं कि मोतिहारी, ये जो मोतिहारी जो इलाका है, एक तरीके से समझ लीजिए द कैपिटल ऑफ चंपारण है, और यहां पर जाते हैं और एक क्वार्टर लेते हैं और वहां पर मुख्यालय बनाते हैं, और वहीं से पूरा इंफॉर्मेशन, कहा जाता है कि कोर्ट के खिलाफ अगर लड़ना है आपको तो प्रूफ चाहिए, विदाउट प्रूफ के आप कुछ कर नहीं सकते। गांधी जी उसी प्रूफ के पीछे लगे हुए थे कि सारे प्रूफ को मैं इकट्ठा कर लूं। इसीलिए वकीलों से, जो मुजफ्फरपुर के चंपारण इलाके के जो भी वकील थे, सबसे वो कांटेक्ट भी कर रहे थे। अच्छा, जब वहां पर उन्होंने मोतिहारी, याद रखिएगा द कैपिटल ऑफ चंपारण है, ये चंपारण का मुख्यालय है एक तरीके से, तो वहां पर क्वार्टर लेते हैं और वहीं पर मुख्यालय बनाते हैं और वहीं से अपना मूवमेंट शुरू करते हैं। अब जब वो मोतिहारी में रुके हुए थे तो वहां पर गांधी जी को पता चलता है कि बगल के गांव में एक किसान के साथ अंग्रेजों ने काफी जुल्म किया है। गांधी जी कहते हैं कि अगर मैं यहां पर हूं तो उस किसान को देखना चाहिए जिसके ऊपर अंग्रेजों ने जुल्म किया है। अब गांधी जी तैयार होते हैं, सुबह हाथी पर बैठ करके और चल रहे हैं। अंग्रेजों को ये बात पता लग गई कि अगर ये जाएगा, ये लीडर, क्योंकि बड़ा लीडर है, तो तूफान खड़ा हो जाएगा। तो उसके बाद अंग्रेजों ने अपनी चाल से अधिकारियों को भेजते हैं, इंस्पेक्टर एक होता हो जाता है और आगे से ओवरटेक करके गांधी जी को रोक लेता है, कहता है वापस चलो, घर चलो। गांधी जी बात तो मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है मैं वापस चलूंगा। उसके बाद वापस जब आते हैं तो वो जो इंस्पेक्टर गया था वो एक लेटर थमाता है महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी उसको पढ़ते हैं और उनसे कहा गया था उस लेटर में कि चंपारण को लीव छोड़ दो, निकल के चले जाओ, यहाँ पर संघर्ष मत करो, यहाँ रुको मत। गांधी जी रिसीव तो करते हैं लेटर को, लेकिन उस पर लिख देते हैं डिसओबे, यानी आज्ञा नहीं मानूंगा। और एक बात याद रखिएगा, अंग्रेजी सरकार की हुकूमत चल रही थी और अंग्रेजी सरकार की हुकूमत चल रही थी, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना आसान काम नहीं था। जब ये बात अंग्रेजों को पता चली तो कोर्ट की तरफ से गांधी जी को सम्मन जारी करवा दिया। सम्मन, ऑर्डर ऑफ लॉ, कोई इससे बच नहीं सकता। गांधी जी को जब सम्मन मिलता है तो गांधी जी, कहा गया कि यहां पर तैयार होते हैं और उसके बाद टेलीग्राम किए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, अब बुलाए हैं, जितने भी वकील हैं सबसे सलाह मशविरा करते हैं, कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। और जितने भी, कहा गया कि वहां के शेयर क्रापर जो यहाँ असली जंग देखी, यहाँ जो किसान थे, किसानों ने जमकर साथ दिया है महात्मा गांधी का, उनको भी पता चलता है कि जो हमारी मदद करने के लिए महात्मा आए हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी मुश्किलें हैं। और महात्मा गांधी की मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए सारे किसान वहां के इकट्ठा हो जाते हैं और गांधी जी, एकदम कहा जाता है कि यहां पर बताया गया है कि तैयार हो जाते हैं ऑफिशियली और कहते हैं कि मैं ऑर्डर को मानूंगा, मैं कोर्ट चलूंगा। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं महात्मा गांधी तो देखते हैं कि बहुत सारी संख्या में किसान चारों तरफ से कोर्ट को घेर रखे हैं। अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी, अंग्रेज अपने आप को पावरलेस महसूस कर रहे थे। अब वो समझ गए अंग्रेज, क्योंकि कूटनीतिज्ञ करने में अंग्रेज काफी माहिर थे, वो समझ गए इस बात को कि इस भीड़ को हैंडल करना आसान नहीं है, इस भीड़ को वही हैंडल करेगा जिसके लिए भीड़ आई है। वो महात्मा गांधी से बात करते हैं कि प्लीज कंट्रोल द क्राउड, इनको हैंडल करिए आप। महात्मा गांधी समझ जाते हैं कि किसान है, माहौल बिगड़ जाएगा, तो अपने किसानों को मना करते हैं, कहते हैं शांत रहिए आप लोग, जो कुछ होगा निर्णय वो कोर्ट के अंदर होगा, जो डिसीजन होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, जो कुछ भी होगा वो आपके सामने आएगा, परेशान मत होइए, शांति से आप मतलब देखिए मैटर को। किसानों को समझाते हैं, किसान शांत हो जाते हैं। गांधी जी अंदर जाते हैं, वहां पर कोर्ट में जब सुनवाई शुरू होती है तो वहां का जज बताते हैं कि जज दहल गया था इस भीड़ को देख करके, वो जान गया था कि अगर गांधी जी के खिलाफ जरा सा भी मैं उल्टा सीधा डिसीजन लेता हूं तो फूंक देंगे कोर्ट को। इस बात को जज जानता था, वो टाल मटोल करने लगा इधर उधर, क्योंकि चारों तरफ से प्रेशर भी था।
तो टाल मटोल जब करने लगा तो गांधी जी ने वहां डीले जो हो रहा था कि अगर मैं कोर्ट में मौजूद हूं, आ गया हूं, फिर जजमेंट में इतना डीले क्यों हो रहा। फिर इसके बाद गांधी जी के बताया जाता है कि ठीक है 120 मिनट बाद यानी 2 घंटे बाद डिसीजन दिया जाएगा, लेकिन 2 घंटे का जो हर्जाना होता है महात्मा गांधी को भरने के लिए कहा गया। अब देखिए यहां पर डिले भी कर रहे हैं, देर भी कर रहे हैं, गांधी जी हर्जाना भी ले रहे हैं। गांधी जी ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा हर्जाना, आपको जजमेंट देना है तो जजमेंट दीजिए। गांधी जी अड़ जाते हैं यहां पर। तो अब ये एक चीज ध्यान दीजिएगा इसमें कि यहां पर जब गांधी जी अड़ जाते हैं तो जज समझ जाता है कि यहां पर डिसीजन देना ठीक नहीं है। अब वो जज क्या करता है, कहता है कि अभी जजमेंट नहीं दिया जाएगा, जजमेंट कुछ दिनों के बाद दिया जाएगा। अभी गांधी जी को एक तरह से कहा जाता है कि बेल दे दिया जाता है, जमानत दे दिया जाता है, आप जाओ, आप इस समय जजमेंट नहीं होगा। अच्छा, मामला शांत रफा दफा हो जाता है। लेकिन गांधी जी इस बात को जानते थे कि अंग्रेज बड़े माहिर हैं, कोर्ट अभी केस खत्म नहीं हुआ है। तो अपने जो वकील थे, अपने वकीलों से महात्मा गांधी सलाह मशविरा करते हैं। उसमें आप देखेंगे कि कौन कौन वकील थे जिसमें सलाह मशविरा किया है उन्होंने, ये आप ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ए ब्रिज किशोर हैं और मौलाना महजरुल हक हैं। ये बड़े किसान और भी तमाम लोग थे, सभी से सलाह मशविरा करते हैं। कहते हैं ये बताओ कि अगर मैं कोर्ट में जजमेंट आ जाता है, अगर मैं जेल चला जाता हूं तो आप लोग क्या करोगे। वकीलों से पूछा, क्योंकि आपके इलाके का मैटर है, चंपारण की। तो लायर कहते हैं कि हम लोग घर चले जाएंगे। महात्मा गांधी कहते हैं वाह शाबाश। तो उन किसानों का क्या होगा जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जिनको 15% खेती कर 15% भूमि पर खेती करने के लिए बाध्य किया गया और वो कर भी रहे थे, उसको बैन भी लगा दिया गया, उनसे कंपेंसेशन लिया जा रहा है, एक ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया है और अनजाने में किया है। तो क्या होगा, उन किसानों की जिंदगी तो नरक हो जाएगी। इसके बाद किसान जितने भी लायर थे समझ जाते हैं कि अगर एक बाहरी आकर के, गुजरात के रहने वाले थे और बिहार का ये मैटर था, तो अगर गुजरात से कोई आकर के इतना बड़ा संघर्ष कर रहा है, हम लोग यहीं के रहने वाले, संघर्ष अगर हम लोग नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा। इस जो जिज्ञासा थी, देशभक्ति जो थी, वो जगाते हैं। तब लायर कहते हैं कि ठीक है महात्मा गांधी, हम लोग आपके साथ रहेंगे, आप जेल चलोगे तो हम लोग भी जेल चलेंगे। महात्मा गांधी ने वहां एक लाइन कहा है, बड़ा ही जबरदस्त। उन्होंने कहा कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। अगर आप लोग इतना दृढ़ निश्चय कर लेते हो तो चंपारण का जो युद्ध है, जो जंग है, हमने जीत लिया। अब आगे देखिए क्या होता है। अब यहां पर आपको एक चीज समझ में आएगा कि कई दिनों के बाद एक मजिस्ट्रेट की तरफ से, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था प्रोविंस का, प्रांत का, उसकी तरफ से महात्मा गांधी को कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है। और जब बुलाया जाता है यहाँ पे महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी यहां बताते हैं कि उन्होंने इन अंग्रेज जो जुल्म कर रहे थे इनके खिलाफ काफी सबूत जुटाने की कोशिश किया था। इसमें 10,000 किसानों का शपथ पत्र महात्मा गांधी ने लिया हुआ था। अब वो जो लेफ्टिनेंट जनरल यहां बताया गया आपको, ये जो लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ प्रोविंस जो था, प्रांत का बहुत बड़ा, एक तरह से जैसे गवर्नर होता है किसी प्रांत, समझते हैं ना, प्रांत का मतलब राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश है वैसे, उसका सर एडवर्ड गेट लेफ्टिनेंट था। वो महात्मा गांधी को बुलाता है। अब महात्मा गांधी को बुलाता है और कहता है कि महात्मा गांधी जी, आपके खिलाफ जो केस किया गया था वो केस वापस लिया जाता है, अब आपके के ऊपर किसी तरह का केस नहीं रहेगा। महात्मा गांधी कहते हैं ठीक, अगर केस नहीं रहेगा तो ये बताइए कि फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। तब महात्मा गांधी जी के साथ, ये याद रखिएगा, सर एडवर्ड गेट ने 4 बड़ा इंटरव्यू लिया है। 4 बार, यहां 4 बताया गया कि प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यू लिया है, 4 बड़े बड़े इंटरव्यू लिए गए और उसमें डिसाइड किया गया कि ठीक है, इससे सर एडवर्ड गेट ने कहा कि ठीक है, अगर आपको यही है तो एक कमीशन बैठा दिया जाता है, एक आयोग बना दिया जाता है। आयोग निगरानी करेगी, जांच करेगी, रिपोर्ट देगी कि आखिर किसानों के साथ सच्चाई क्या, अंग्रेज जो जमींदार हैं कौन सा जुल्म कर रहे हैं। राजकुमार शुक्ला की जो टीम है किसानों की, तो आयोग बनाया गया,
उस आयोग में देखिए, आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर कि कौन कौन थे। ये लैंडलॉर्ड जमींदार थे और उनके बताया गया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल थे और जो भी सरकारी अधिकारी रहे होंगे अंग्रेजों के वो थे। और इधर इधर किसकी तरफ से? इधर किसानों की तरफ से ओनली महात्मा गांधी थे। अच्छा, इसके बाद इंक्वायरी शुरू हुई और इंक्वायरी जब शुरू हुई तो इस जांच में पाया गया, बहुत बड़ा फॉल्ट पाया गया। अंग्रेज सीधे पकड़ में आए कि ये किसानों के खिलाफ ये अन्याय कर रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं, इसका प्रूफ मिला। और जब प्रूफ मिला तो यहां पर गांधी जी की एक तरह से कहा जाता है कि नैतिक जीत हुई। तब जाकर के वो अधिकारी जो था, जिसको बताया गया, यहां पर आपको समझने की कोशिश करेंगे कि इस इंक्वायरी में जो जितने भी फॉल्ट मिले हैं अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें ये याद रखेंगे इस नाम, जे हॉज गांधी जी से बात करता है, कहता बताइए ठीक है, अब तो मतलब अंग्रेजों की का फॉल्ट है, गड़बड़ी तो है, लेकिन अब कंपेंसेशन जो देना था, यानी जो पैसा लौटाना था, जो किसानों को देना था अंग्रेजों को, अब अंग्रेज किसान को देंगे। क्यों भाई? 15% पर आप खेती करवा रहे हो आप उसको, क्योंकि इंडिगो कृत्रिम जो बनावटी इंडिगो अगर आ गया तो आप बंद कर रहे हो। बंद कर रहे हो तो जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप किसानों को मुआवजा दोगे। अब ये जे हॉस कहता है कि ठीक है महात्मा गांधी, कितना दे दिया जाए मुआवजा। वो सोच रहे थे, अंग्रेज सोच रहे थे कि गांधी जी 100% की मांग करेंगे, पूरा मुआवजा। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि 50%। अब आप समझेंगे कि गांधी जी क्यों 50% बोले। इसके पीछे भी एक रणनीति है, एक योजना है महात्मा गांधी की। फिर भी उस पर भी बात नहीं बनती है 50% पर। तो उसके बाद में सब प्रस्ताव रखते हैं अंग्रेज, उसमें हौस साहब भी हैं मुख्य रूप से। तो 25% देने के लिए, वापस करने के लिए कहा गया। अब सवाल ये उठता है कि 25% पर क्या गांधी जी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जो किसानों को मुआवजा अंग्रेज दे रहे हैं, गांधी जी मान गए। बड़ी शाबाशी की बात है। यहाँ पर बड़ा ताज्जुब होगा, वह आश्चर्य होगा कि इतने कम पर गांधी जी मान क्यों गए। लेकिन गांधी जी 25% पर इसलिए मान गए क्योंकि अंग्रेज झुक तो रहे हैं, 1 रुपया दे रहे हैं चाहे 10 रुपया दे रहे हैं, झुक तो रहे हैं। तो झुकाना ही उनकी, कहा जाता है कि सिविल डिसोबीडियंस की जीत होगी एक तरीके से। तो अब गांधी जी समझ गए कि नैतिक रूप से अंग्रेजों की हार हुई है। यहां पर अब ये सवाल आपके जहन में उठेगा कि गांधी जी ने जो ये सेटलमेंट किया, इससे तमाम लोग गफलत में रहे होंगे, लेकिन गांधी जी का ये निर्णय बड़ा ही वाजिब था। उन्होंने अंग्रेजों को झुका के छोड़ा। अब इतना तो हुआ, अब यहां पर अंग्रेजों को झुकना पड़ा और चंपारण की जंग जीत ली गई। और इस चंपारण की जंग में महात्मा गांधी की जिंदगी हाईलाइट में आ गई। पूरे देश में महात्मा गांधी का नाम हुआ, काफी फेमस हो गए महात्मा गांधी। लेकिन उन्होंने चंपारण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखी, वहां का विकास के बारे में उन्होंने देखा। कहा कि चंपारण में पिछड़ापन बहुत है, यहां पर सबसे पहले हमें इन लोगों की हालात को सुधारना होगा। तो हालांकि बाद में बताया गया कि अंग्रेज जब चले गए तो सारी जो जमीनें वगैरह थी सब जिन किसानों की थी उनकी हो गई, बाद में अपना खेती करने लगे जब अंग्रेज चले गए। तो अब वहां के हालात को सुधारने की बात उस समय थी। तो महात्मा गांधी ने निर्णय कर लिया कि अब यहाँ पे स्कूल खोलना होगा, क्योंकि जब तक यहाँ के किसान, यहाँ के लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, जब तक शिक्षित नहीं होंगे, तब तक अपने अधिकार को नहीं समझ पाएंगे और नहीं लड़ पाएंगे। तो महात्मा गांधी ने वहां 6 विलेज में प्राइमरी स्कूल खोला गया है और उसमें जो टीचर पढ़ाने के लिए आए हैं, ये नाम याद रखना होगा, माधव देसाई, नरहरि पारिक और महात्मा गांधी के सबसे छोटे लड़के देवदास भी आए हैं। और भी टीचर आए थे पूना वगैरह से, ये बात नहीं है, लेकिन ये मुख्य रूप से नाम याद रखिए, ये सब महात्मा गांधी के बड़े ही डिवोटेड भक्त थे ये लोग। तो महात्मा गांधी ने जब निर्णय लिया तो ये लोग पढ़ाने के लिए आए। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी दोनों तरीके से इस चंपारण को भी देख रहे थे, अपने आश्रम को भी देख रहे थे, तार के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, क्योंकि बहुत ज्यादा फोन वगैरह की सुविधा नहीं थी। वहां के आश्रम को भी देखना था, इन्हें मैनेजमेंट करना था और यहाँ का भी करना था।
तो गांधी जी दोनों तरीके से मैनेजमेंट कर रहे थे और इस लड़ाई में महात्मा गांधी को सोचे थे कि 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन 7 महीने लगातार हो रहे हैं वहां पर और अप डाउन बीच में करके वो करीब करीब उनका साल भर गया है। महात्मा गांधी का समय बीता है वहां पर। इस बात को ध्यान रखिएगा, लंबी लड़ाई लड़ी गई है चंपारण के लिए, 1-2 दिन की बात नहीं है, 7 महीने तो लगातार रहे हैं। उसके बाद भी जो समय अप डाउन यानी आश्रम जाते थे फिर यहाँ आते थे, तो साल भर करीब करीब लगा है। तो अब यहां पर आ गया कि इनकी हालात को सुधारने के लिए, पढ़ाई करने के लिए इनको लगाया गया। अब वहां पर समस्या थी हेल्थ की। अब हेल्थ भी वहां का काफी खराब था, बहुत ज्यादा, क्योंकि नॉलेज उन लोगों के पास था नहीं, तो है डॉक्टर लगाया गया और बताया गया कि 6 महीने के लिए एक तरीके से उस डॉक्टर को वहां पे हायर किया गया था। और यहाँ पर वो डॉक्टर जो मेडिसिन लेके आया, 3 मेडिसिन लेके आया था। ये आप नाम याद रखिएगा, ये तीनों मेडिसिन का, दवाओं का, एक कास्टर ऑयल है, कुनैन, सल्फर, ऑइंटमेंट। तो ये यहाँ पर जो कास्टर है, कुनैन है, सल्फर है, ये दवा का यूज किया गया वहां पर। और इसमें बताया गया कि जो अगर मान लीजिए किसी की टोंग वगैरह में, किसी की जीभों में प्रॉब्लम है, तो उसको डोज ऑफ कास्टर ऑयल दिया जाता था। और फिर दूसरा बताया गया जो मलेरिया से पीड़ित है उसको कास्टर, ये कुनैन प्लस कास्टर ऑयल दिया जाता था। और जो स्किन वगैरह से पीड़ित है उसको यहाँ पे आपको ऑइंटमेंट प्लस कास्टर ऑयल दिया जाता था। तो ये सब चीजें दवा के रूप में दिया गया, यानी स्वास्थ्य में सुधार किया गया। उसके बाद वहां के वुमेन का कंडीशन बड़ा खराब था। गांधी जी इस बात को देखते थे, तो उन्होंने कस्तूरबा से कहा कि यहाँ के लोगों से, महिलाओं से बात करो, क्योंकि उनके कपड़े वगैरह बहुत गंदे होते थे, उनके घर के हालात बहुत अच्छे नहीं होते थे। तो कस्तूरबा को उन्होंने लगा। तो कस्तूरबा जब गई है एक तरह से हेल्प करने के लिए, तो एक महिला कस्तूरबा का हाथ पकड़ के अपने घर में ले गई है और ले गई है, दिखाई है, कही कि देखिए मेरे पास कोई बॉक्स नहीं है, कोई शेफ नहीं है, कोई कपबोर्ड में अलमारी मेरे पास नहीं है। और सिर्फ एक ही साड़ी वो पहनती थी, उसके बदन पे एक ही साड़ी थी, कहा एक ही सिंगल साड़ी है मेरे पास, इसी को मैं पहनती हूँ और इसी को जैसे भी अपना यूज करती थी। अब बताइए कि यहाँ इतनी खराब हालत थी कि एक महिला के पास सिर्फ एक साड़ी थी। ये हालात जान करके कस्तूरबा एक तरीके से पिघल गई, वही भी द्रवित हो गई। ये हालत थी। हालांकि धीरे 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 इंप्रूवमेंट हुआ। गांधी जी ने एक बात वहां पर बोला था कि जो पुराने जो गड्ढे हैं लैट्रिन के, जो शौचालय के जो पुराने गड्ढे हैं, उनको बंद कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर बंद नहीं करेंगे तो बदबू फैलेगा और बीमारियां फैलेगी। इस वजह से गांधी जी ने कहा कि पुराने गड्ढों को बंद कर दो और नए गड्ढे खोदे जाए। तो स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर काफी काम किया महात्मा गांधी ने वहां। बाद में आकर के जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई, उसमें बताया गया कि एक अंग्रेज अधिकारी भी गांधी जी के मुरीद हो गए थे। उसमें नाम था आपका, बड़ा ही शांतिवादी रहा वो शांतिवादी रहा। इसका नाम, इसको तो बताया है कि आपका बताया गया कि सर एडवर्ड गेट जो था, लेफ्टिनेंट जनरल था प्रोविंस का, प्रांत का। ये जो जॉर्ज हॉज है, जो समझौता कराया है 25% पर, ये मिशनरी था चंपारण में। और यहाँ पर जो चार्ल्स पियर एंड्रयूज है, ये पैसिफिस्ट थे। पैसिफिस्ट समझते हो? पैसिफिस्ट वो होते हैं जो शांतिवादी होते हैं, याद रखिएगा। पैसिफिस्ट, अगर ना समझ में आए तो यहाँ आपको लिख दे रहा हूं, पैसिफिस्ट। ये पैसिफिस्ट शांतिवादी, ये गांधी जी का बड़ा मुरीद हो गया था, बड़ा भक्त हो गया था। अब वकीलों ने कहा कि गांधी जी को कि अगर बड़ा ही भक्त हो गया है, इसको अपने साथ लड़ाई में ले लीजिए, क्योंकि आगे अभी भी लड़ाई लड़नी है। तो गांधी जी ने, अच्छा, ये चार्ल्स पियर एंड्रयू फिजी आइलैंड जाने से पहले गांधी जी से मिलना चाहता था, गांधी जी का सपोर्ट करना चाहता था। गांधी जी ने साफ साफ मना कर दिया और अपने वकीलों को समझाया, कहा अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने जा रहे हो और अंग्रेजों से ही सपोर्ट लेने जा रहे हो, ये तो हमारी कमजोरी होगी, ये हमारी नैतिक हार होगी। हम लोग ऐसा नहीं कि हम अपनी लड़ाई अपने हाथ से लड़ेंगे। तो गांधी जी ने जब अपने वकीलों को समझाया बात, तो वकील समझ गए, कहा नहीं, बिल्कुल राइट, महात्मा गांधी सही कह रहे हैं, हमें अपनी जंग अपने हाथ से लड़नी चाहिए। अगर हम अंग्रेज का हेल्प ले रहे हैं तो हम तो एक तरीके से मजबूर हैं, हारे हुए हैं, हम असहाय हैं तब तो सभी लोगों ने, वकीलों ने फिर बात को समझा, कहा ठीक है, ये चार्ल्स पियर एंड्रयू की मदद नहीं ली जाएगी, हम लोग अपनी जंग खुद अपने बल पे लड़ेंगे। तो यहां पर ये कहानी एंड होती है। तो इंडिगो बड़ी ही जबरदस्त लेसन है, इस कहानी को आप समझने की कोशिश करिएगा, आप पढ़ने की कोशिश करो।
और इसमें आप देखिएगा गांधी जी कैसे उन्होंने किसानों के अंदर हौसला दिया है और किस तरीके से उन्होंने वकीलों को बिग फीस के लिए फटकारा है और किस तरह से अधिकारियों से उन्होंने बात किया है, किस तरीके से उन्होंने जो है कि कमीशन में काम किया है, किस तरीके से उन्होंने गलतियां अंग्रेजों की निकाली है, किस तरह से उन्होंने कोर्ट में अपनी बात को बड़ी ही मुस्तैदी के साथ रखा है, किस तरीके से 25% उन्होंने लिया है और उसमें 25% क्यों उन्होंने लिया है, ये एक तरीके से नैतिक हार हुई थी अंग्रेजों की, इसलिए वजह से लिया है। तो इस सारी चीज को समझने की आप कोशिश करिएगा। तो यहां पर थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय बाय।